हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अगर इसी तरह के और भी अध्याय को आपको देखना हो सभी क्लासों के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाकर सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम विद्युत किसे कहते हैं, हमारा विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत के समझने के लिए हम कोई भी पदार्थ को जब लेते हैं तो पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो बहुत छोटे छोटे जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उनके बने होते हैं। तो पदार्थ के प्रत्येक जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एटम्स भी बोलते हैं। तो जो एटम्स होते हैं तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो बाहरी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के या द्रव के जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वही जो होते हैं कि वो धारा को विद्युत को उत्पन्न करते हैं। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी पदार्थ के विद्युत को उत्पन्न करते हैं और वही हमारा विद्युत कहलाता है। और विद्युत धारा क्या होता है तो उसको हम लोग समझते हैं कि जब किसी चालक में, चालक हम कहते हैं कंडक्टर को, अंग्रेजी में क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो जब कोई पदार्थ से विद्युत जो हो कि आवाजाही करता है वो हमारा चालक कहलाता है, और जिनसे विद्युत का जो प्रवेश नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है, उसे हम लोग इंसुलेटर या कुचालक बोलते हैं। तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ प्रवाह का दर जो, जिसे हम लोग आवेश भी बोलते हैं, तो आवेश को हम लोग अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। आवेश को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज हमारा जो यही इलेक्ट्रॉन जो होता है कि मूव करता है तो वो हमारा क्या होता है? आवेशित हो जाता है, और जिस आवेश से उसकी प्रवाह की जो दर होती है, रेट होती है, वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। तो हमने पिछले अध्याय में कक्षा 7 में देखा था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। वहाँ हमने सीखा था कि तापीय प्रभाव क्या होते हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार क्या हो रहा था? तप्त हो जा रहा था, गर्म हो जा रहा था। तो जो गर्म होता है तार, वही हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रवाह था, जिसे हम लोग टेम्परेचरल इफेक्ट भी बोलते हैं। आगे हमने देखा था कि चुंबकीय प्रभाव भी देखा था। तो जब हम चुंबकीय प्रभाव में देखे थे क्या कि किसी चालक जो होते हैं वो अगर मूव करते हैं तो उसके जो चुंबकीय प्रभाव से क्या होते हैं? विद्युत सप्लाई होने से वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कि क्रिएट हो जाता है, और वो भी जो होता है कि इलेक्ट्रिक की भांति कार्य करने लगता है। तो वो हमारा क्या था? चुंबकीय प्रभाव था। तो इस अध्याय में आज हम 8 में हम इसके रासायनिक प्रभाव के बारे में देखेंगे। तो उसे देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं और लाइन वाइज कर कर के चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं कि हमारा रासायनिक प्रभाव में क्या क्या आते हैं। तो हमसे कह रहा है कि आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल जो मशीन है या इलेक्ट्रिकल वायर है, उसको हम लोगों को गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को, माने मशीन को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देंगे वो क्या हो जाएंगे? तो विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम अंग्रेजी में कंडक्टर भी बोलते हैं। ये जो होते हैं कि अच्छे चालक होते हैं। कंडक्टर जो होंगे, सुचालक जो होंगे, वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आगे हम देखे थे कि इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के चालक होते हैं, या जिसे हम लोग कुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम इसे कुचालक भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो
तो हमने दो चीज़ों पे यहाँ पर अच्छे से देखा, एक हमारा टर्म है सुचालक, एक हमारा है विद्युत के हीन चालक या कुचालक। तो जिससे पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो हमारा विद्युत के सुचालक होंगे, और जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो हमारा विद्युत के कुचालक होंगे या विद्युत के हीन चालक होंगे। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरीक्षित्र माने टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में जो छिद्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा, तो जैसे कि तांबा, तो तांबा को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, तांबा को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। इसका जो संकेत होता है Cu होता है, ठीक है। तथा एल्युमिनियम, तो इसका संकेत जो होता है Al होता है, और एल्युमिनियम को हम लोग एल्युमिनियम ही बोलते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पर जो तांबा और एल्युमिनियम होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर और जो एल्युमिनियम है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तो हम देख सकते हैं कि जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। तो यहाँ पर कुचालक में हमारा क्या हो जाएगा? रबर, प्लास्टिक और हमारा जो वुड होता है, लकड़ी, वो क्या हो जाएंगे? विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। तथापि अभी तक हमने अपने संपरीक्षित्र टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। तो हमने पिछले अध्याय में ये टेस्ट किया था टेस्टर से कि जो ठोस अवस्था में थे उन्हीं को हम लोगों ने उन टेस्टर से जांच किया था। लेकिन द्रव प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? आइए ज्ञात करें। तो द्रव भी जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, और इस अध्याय में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 11.1 में कह रहा है क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं। तो क्या जो द्रव होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हम उसी संपरीक्षित्र माने टेस्टर से इसकी जांच करेंगे। चित्र 11.1 का प्रयोग कर सकते हैं, तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। तो हमने पिछले अध्यायों में हम हर जगह जो था कि जब हम प्रयोग कर रहे थे, कार्यकलाप कर रहे थे, तो सेल का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बैटरी सेल के जगह हम लोग बैटरी का यूज करेंगे। संपरीक्षित्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। तो जो हमारा टेस्टर है उसको पहले जांच कर लेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अब हम क्रियाकलाप 11.1 को देखते हैं और हम लोग समझते हैं। संपरीक्षित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। अब जो हमारा संपरीक्षित्र है या टेस्टर है उसके सिरों को, जो सिरे होते हैं दो होते हैं, हमने देखा था कि एक हमारा धनात्मक होता है, एक हमारा ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। ये हमारा क्या है? धनात्मक, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल बोलते हैं। तो क्या करना है? एक दूसरे से स्पर्श कराना है, सटाना है। ऐसा करते ही संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। और हमने देखा था कि पिछले अध्यायों में कि इस तरह से करने से जो हमारा परिपथ होता है वो पूरा हो जाता है। तो जब परिपथ पूरा होता है तभी विद्युत का प्रवाह होता है। अगर परिपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत का जो प्रवाह होगा वो नहीं हो पाता है, और जो बल्ब होते हैं दीप्त हो जाते हैं। तो जब परिपथ पूरा होगा तभी जो बल्ब होगा, विद्युत बल्ब होगा, वो दीप्त होते हैं। अगर परिपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत जो बल्ब होते हैं वो दीप्त नहीं होंगे। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि संपरीक्षित्र कार्य नहीं कर रहा है। अगर इस प्रकार से हमको बल्ब दीप्त होता हुआ नहीं प्रतीत होगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा संपरीक्षित्र है या टेस्टर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो? तो ये भी संभव हो सकता है कि जो हमारा तार का जो संयोजन है वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया हो, या बल्ब का जो बल्ब होते हैं वो फ्यूज हो सकता है। जो उनमें तार होते हैं वो भी टंगस्टन के वो टूटे हुए हो सकते हैं, या बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ से वो भी नहीं जलते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। तो हम इन सबों की भी जांच करेंगे। अथवा आपके सेल बेकार हो गए हो, या हो सकता है कि हमारा जो सेल है हमने यूज किया है वो सेल भी खराब हो, डिस्चार्ज हो।
जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो हमने सभी संयोजन किया है वो हमारा सही तरीके से कसे हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। ये अगर संयोजन सही हो तो हम क्या करेंगे, बल्ब को चेंज कर देंगे। अब फिर जांच कीजिए कि संपरिक्षित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अभी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। फिर भी हम अब क्या करेंगे, जो हमारा टेस्टर है उसको देखेंगे कि वह कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कार्य कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, अब सेल को बदल देंगे। जो हम लोग सेल यहाँ बैटरी समझ सकते हैं उसको बदल देंगे। इस प्रकार जब संपरिक्षित्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। अब हमें चेतावनी में क्या कह रहा है कि जो हमारा अपने संपरिक्षित्र की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं। तो जो हमारे तार होंगे उसके स्वतंत्र जो सिरे होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्षण के लिए ही, कुछ समय के लिए ही स्पर्श कराएंगे। अगर हम लोग अधिक स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, बैटरी सेल के अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी। जो बैटरी सेल होंगे वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अब हम क्रियाकलाप 11.2 को देखते हैं। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस। तो हम लोग देखे थे कि जब हमने अम्ल और क्षार लवण पढ़े थे तो नींबू के रस में जो होते हैं वो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, क्या होते हैं, और या सिट्रिक अम्ल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। अपने संपरिक्षित्र और जो हमारा आंवला है उसमें सिट्रिक था। इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान दीजिए जब संपरिक्षित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो संपरिक्षित्र का जो परिपथ पूरा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो संपरिक्षित्र है, टेस्टर है, उनके दोनों सिरे के बीच जो द्रव का प्रवाह होने लगेगा और विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो जो टेस्टर होंगे, संपरिक्षित्र होंगे, इसका परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमने देखते हैं कि जो परिपथ पूरा हो जाएगी तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जो होंगे वो दीप्त हो जाएंगे, जलने लगेंगे। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संपरिक्षित्र का परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब दीप्त नहीं होता। यदि कोई जो द्रव होगा, लिक्विड होगा, वो अगर अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा तो क्या होगा, संपरिक्षित्र का जो परिपथ होगा वो पूरा नहीं होता है और जो बल्ब होंगे वो नहीं जलेंगे। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है। तो कुछ स्थिति ऐसी होती है जो द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। वो कुछ द्रव जो होंगे चालक होंगे लेकिन उससे बल्ब जो होंगे कि नहीं जलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो कुचालक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्रियाकलाप 11.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? तो हम देखते हैं कि जब बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके जो फिलामेंट जो होते हैं टंगस्टन धातु के, वो क्या होते हैं, तप्त हो जाते हैं और तप्त होने के कारण वो जो उनमें ऊष्मीय प्रभाव होता है उसके कारण वो बल्ब के तंतु जो होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर चले जाते हैं और वो गर्म होकर दीप्त हो जाते हैं, जल उठते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल हो, माने कमजोर हो, तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। यदि जो परिपथ हो वो दुर्बल हो, उसका जो करंट का सप्लाई हो, विद्युत धारा वो अगर दुर्बल होता है तब भी तंतु जो होंगे कि उच्च ताप तक नहीं जाएंगे, गर्म नहीं हो पाएंगे। उससे क्या होगा कि विद्युत बल्ब जो हमारा होगा वो दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है, तो इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए हम देखते हैं। तथापि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाता। तो हम देखते हैं कि कोई जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत का जो चालन होगा वो कर सकते हैं, लेकिन वो संभव होगा कि वो धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण संपरिक्षित्र का
परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का बल्ब जो होता है कि दीप्त करने के लिए दुर्बल हो जाता है या हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संपरिचित्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? अन्य संपरिचित्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय जो सुई होती है पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने देखा था कि जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेप हो जाती है, वो मुड़ जाती है अलग दिशा में। तो विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपरिचित्र बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 11.3 को हम लोग देखते हैं और इसकी पता लगाते हैं। उससे पहले हम लोग एक देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्रियाकलाप में देखा था, तो यहाँ हमारा क्या था, ध्यान दे रखिए कि दोनों सिरे पर हमारा क्या यहाँ देख सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप 11.3 को देखते हैं। माचिस की खाली डिब्बी से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। ये जो हमारा क्या है, तो छोटी सी चुंबकीय सुई है। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। अब क्या करना है कि स्वतंत्र जो सिरे हैं उसके एक टर्मिनल को हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए, जैसा कि चित्र हमको 11.4 में दिखाया गया है। चित्र 11.4 में आप देख सकते हैं, दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दोनों स्वतंत्र सिरों वाला जो संपरिचित्र तैयार है। अब इस संपरिचित्र का टेस्टर का उपयोग करके क्रियाकलाप 11.2 को दोहराइए। क्या संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डिबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? संपरिचित्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रव जैसे टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संपरिचित्र के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में अंकित कीजिए, जैसा कि हमको सारणी 11.1 में दिया हुआ है। सुचालक, हीन चालक, कौन सा सुचालक है कौन सा हीन चालक है उसको हम लोगों को नोट करना है। तो नींबू का जो रस होते हैं वो चुंबकीय जो सुई होंगे उसके विक्षेप को दर्शाती है। सुचालक है या हीन चालक है, तो अच्छा चालक है। सिरका भी दर्शाती है, ये भी अच्छा चालक है। क्या है, ये भी अच्छा चालक है। और यहाँ हाँ हो जाए। टोटी का पानी जो होगा वो भी हाँ। वनस्पति तेल होंगे तो वनस्पति तेल में भी रहते हैं, लेकिन वो अच्छे चालक के रूप में नहीं आते हैं। दूध जो होंगे तो में लैक्टिक अम्ल होते हैं और जिनमें अम्ल रहता है तो वो चालक करते हैं, तो दूध से भी हो सकता है। शहद जो होते हैं वो भी हीन चालक में आते हैं। अब हम सारणी 11.1 में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं और कुछ हीन चालक हैं। तो इनमें जो द्रव थे जैसे कि शहद हो गया, वनस्पति तेल हो गया, ये सब क्या है, हीन चालक है। क्या है, हीन चालक हैं। यहाँ पर हीन चालक हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई अच्छे जो द्रव हैं वो विद्युत के चालक भी हैं और हीन चालक भी हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश जो पदार्थ होते हैं विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। तो वास्तव में जो रियलिटी में हम देखते हैं तो बहुत सारे विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। इसीलिए जो होते हैं कि विशेष परिस्थितियां जो होती है कि अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। इसीलिए जो हम लोगों को विद्युत के जो होते हैं चालकों अथवा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने से अच्छा है
कि हम लोग अच्छे चालक और जो हीन चालक हो, माने सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत करना जो रहता है कि वो बहुत ही बेहतर रहता है। अब हम जैसे हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन परीक्षण किया, आइए अब आसुत जल द्वारा जल का चालन का परीक्षण करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 11.4 को देखते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आसुत जल क्या होते हैं। तो आसुत जल है कि वो जल का शुद्धतम रूप होता है। जो आसुत जल है वो क्या है, तो जल का शुद्धतम रूप है, जिसे हम लोग प्योर वाटर बोलते हैं। तो जो प्योर वाटर होंगे उसमें क्या होंगे, तो लवण नहीं होते हैं। क्या होते हैं, लवण नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस जल में लवण की जो मात्रा हो वो बिल्कुल नहीं हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, आसुत जल कहलाता है। तो जो टोटी का पानी है, टोटी के पानी में तो लवण उपस्थित रहता है, लेकिन आसुत जल में जो होता है कि लवण नहीं होता है। तो हमने टोटी के पानी में देखा तो विद्युत धारा का क्या हो रहा था, यहाँ पे जो था कि उसका जो है कि ये अच्छा चालक था और इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन आसुत जल से होता है कि नहीं, क्रियाकलाप 11.4 से हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से उसे समझते हैं। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबर के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। अब हमें कह रहा है कि एक सूखा प्लास्टिक लेना है, जिसमें क्या करना है, तो 2 चम्मच हम लोगों को आसुत जल से भर देना है। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए, आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। तो आसुत जल जो होंगे वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी का शुद्ध रूप होता है। जब विद्युत का चालन तभी संभव है जब जल में जो लवण की मात्रा हो, वो वही जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। अगर हमारे पास शुद्ध रूप से वाटर है या आसुत जल है तो उसे विद्युत का चालन नहीं होता है। अब एक चुटकी साधारण नमक जो है इसे आसुत जल में घोल दीजिए। अब हमें क्या कह रहा है कि जो हमारा प्योर वाटर है उसमें 1 चम्मच हम लोगों को नमक घोल देना है, जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसको हल्का सा उस पानी में हमको मिला देना है। फिर परीक्षण कीजिए, अब उसकी जांच कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो जब हम उसमें NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो वो क्या करता है, विद्युत का चालन करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जब द्रव से विद्युत का चालन तभी संभव है जब उसमें लवण की या अम्ल की मात्रा हो। तो जब लवण या अम्ल की मात्रा या क्षारक की मात्रा हो तभी उससे विद्युत का चालन संभव हो पाता है। जब हम आसुत जल में नमक घोल देते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो जब हम नमक को मिला देते हैं तो वो क्या करता है, विद्युत का अच्छा चालक करता है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। तो जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं या तालों से आदि से प्राप्त होता है, तालाबों से प्राप्त होता है, वह शुद्ध रूप में नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। तो जो जल होते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से लवण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए जो होते हैं कि ये जल जो होते हैं कि वो विद्युत का सुचालक होते हैं। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण चालकहीन होते हैं। और जो हमारा आसुत जल होता है वो क्या होता है, उनमें लवण की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए वो विद्युतहीन होते हैं, या जिसे हम लोग कुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुचालक भी कहते हैं। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे चालक, अच्छा चालक बना देता है। तो हमने ये भी देखा कि जब साधारण लवण को, साधारण लवण का मतलब यहाँ हो जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, को आसुत जल में घोला जाता है तो वो उसे अच्छे चालक बना देता है। वे कौन अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए इसका पता लगाएं। इसके लिए अब हम क्रियाकलाप 11.5 को देखते हैं। बोतलों के प्लास्टिक या रबर के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन में आसुत जल के कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं तो इसे हम लोग HCl द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और आसुत जल का क्या हो जाएगा, तो H2O कह सकते हैं।
अब दूसरे ढक्कन में आसूत जल में कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का क्या होता है, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड, या हमको क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये क्या हो जाएगा, Ki जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। जैसे क्षार को, तो ये दोनों जो होते हैं वो हमारा क्या है, क्षारक है, ये हमारा क्या है, क्षारक है, और हाइड्रोक्लोरिक हमारा क्या है, अम्ल है। लेते हैं तीसरे ढक्कन में आसूत जल में थोड़ी सी चीनी मिलाइए। चीनी का जो होता है C6H12O11 होता है, O6 भी होता है, वो 6 C6H12O6 जो होता है कि वो चीनी का फॉर्मूला होता है। घोलिए, परीक्षण कीजिए, इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिमाण प्राप्त होते हैं, तो हम देखेंगे कि सभी जो होते हैं कि वो विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो जो विद्युत का चालन करते हैं वो अधिकांश जो होंगे वो हो सकते हैं द्रव में अम्ल होंगे, क्षारक होंगे और लवण होंगे। तो जो द्रव जो होंगे विद्युत का चालन करेंगे उनमें अधिकांश जो रहते हैं वो अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं और लवण होते हैं, उनके विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। अब हम आगे देखते हैं 11.2 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं उसे अब हम लोग समझते हैं। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। तो कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव थे, चुंबकीय प्रभाव थे, उन सभी चीज़ों को हमने देखा था और बारीकी से उन चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। तो क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं। तो हाँ, हमने जो तापीय प्रभाव देखे थे, चुंबकीय प्रभाव देखे थे, उसकी हम लोग सूची बना सकते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक या विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए इसका पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 11.6 को देखते हैं और इसे समझते हैं। 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। अब 2 बेकार सेल हो, खराब सेल हो, उनसे हमको क्या करना है, तो कार्बन की छड़ें जो होंगी उसको हम लोग को निकालना है। उनकी धातु की टोपी को रेगमाल से साफ कर दीजिए। अब जो श्रेष्ठ कागज होता है जिसे हम लोग रेगमाल बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या करना है, उसको लेकर उस धातु की जो टोपी होगी उनको हम लोगों को क्या करना है, साफ कर देना है। और इन पर तांबा के तार लपेटिए और क्या करना है, इन पर हम लोगों को तांबा के तार को लपेट देना है। उन्हें अब क्या करना है, एक बैटरी से जोड़ देना है, जैसा कि चित्र 11.5 में हम लोगों को दिखाया गया है। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जो ये 2 छड़ होते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। आगे के क्लासों में हम पढ़ेंगे कि ये 2 जो रॉड होते हैं, एक को हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और दूसरे रॉड को हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड जो हमारा होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब हम हायर स्टडी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर विद्युत अपघटन, तो वहाँ पर हम लोगों इस चीज़ों को बेहतर तरीके से और समझेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम जानते हैं कि ये जो हमारे 2 रॉड होते हैं इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बन की जो छड़ें होती हैं, जैसा कि चित्र 11.5 में देख सकते हैं, जल से विद्युत धारा का प्रवाहित होना। तो ये हमारा क्या है, सेल है। ये हमारा क्या है, सेल है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पूरा जो होगा परिपथ हो जाएगा, परिपथ हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, जल है, जिसे हम लोग H2O कहते हैं। तो जो बेकार सेल थे उसे हमने 2 यहाँ पर क्या किया है, तो रॉड निकाली है, कार्बन रॉड, और दोनों को एक दूसरे से, एक को हमने धन टर्मिनल से, एक को हमने क्या किया है, धन टर्मिनल से, और एक को हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। और एक दोनों को देखते हैं, ये क्या है, धातु का टोपी है जिसे हम लोग रेगमाल से साफ किए थे। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो जब हम देखते हैं कि इससे हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को जल जो होता है विघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। स्थान पर अब हम आगे देखते हैं, स्थान पर लगभग आप 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को
और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला दीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि वो जो जल है उसमें हम लोगों को क्या करेंगे, तो साधारण नमक कुछ या नींबू के रस की कुछ बूंदें उसमें मिला देंगे। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की विद्युत टोपियों की जल से बाहर रहें। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या इलेक्ट्रोड के समय किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? तो हाँ, हम लोग देख पाते हैं। क्या हम विलयन में रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो हाँ, हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल में कोई रासायनिक परिवर्तन ही हो रहा है तो वो गैस जो होते हैं वो बन रहे हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। तो रासायनिक जो परिवर्तन थे तो वो क्या थे? तो हमने देखा था कि जब कोई भी पदार्थ में जो रासायनिक चेंजेज आते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके अणुओं में, उसके गुण में कोई रासायनिक परिवर्तन आएंगे तो हम क्या कहते हैं? वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हमने देखा था दूध से दही का जमना, बासी भोजन का होना, तो ये सभी क्या है? ये सभी जो हमने देखा था तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन थे। तो उसी प्रकार जो पदार्थ होंगे वो अपनी गुण को ही बदल देते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन, क्या उनका नाम था? विलियम निकलसन, जो 1800 ईस्वी में ने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बुलबुले गैस के रूप में बाहर उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो जो विलियम निकलसन थे 1800 ईस्वी में, हमें बताया था कि जो धन टर्मिनल होते हैं, जो हमारा धन टर्मिनल होगा वहाँ से हमारा क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। बुलबुले यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा धन टर्मिनल क्या है? धन टर्मिनल हमारा ये हो जाएगा। तो मान लीजिए ऑक्सीजन के बुलबुले यहाँ से निकलते हैं और हाइड्रोजन के बुलबुले यहाँ से निकलते हैं। ये दोनों क्या है? तो दोनों जो है कि गैस है। अब हम आगे देखते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जब किसी चालक के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातुओं के निक्षेप देखे जा सकते हैं। तो जो गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोड जो होंगे उन पे धातुओं के निक्षेप देखे जा सकते हैं कि उन पे जो होता है कि दूसरी परत चढ़ जाती है तो उसे हम लोग निक्षेप कह सकते हैं। विलयन के रंगों में भी परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। तो जो इस प्रकार की क्रियाएं होती है वही हमारा क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हैं। क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। जब किसी विलयन से या चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, या तो उनके जो इलेक्ट्रोड होंगे उन पर गैसों के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, या जो होंगे विलयन जो हम लिए होंगे उसका रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। तो जब हम ऐसी परिवर्तनों को देखते हैं तो ये सभी जो हमारा होता है वो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। और जब विद्युत धारा के प्रभाव में ऐसी परिवर्तन होते हैं तो वो हम उन्हें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारा एक क्रियाकलाप है और बूझो ने इसका परीक्षण किया हुआ है। तो बूझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल या वनस्पति भी विद्युत का चालन करती है या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा। संपरीक्षित्र टेस्टर जिसे हम लोग बोलते हैं के तांबे के तारों को इसमें प्रविष्ट किया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया। वह आलू में निविष्ट किए गए संपरीक्षित्र के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है। तो जब वो बाहर चला गया और आधे घंटे के बाद आया बूझो तो देख रहा है कि वो आलू के जो थे तो आलू पे एक तार के चारों ओर
नीला सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई ऐसा धब्बा नहीं है। जैसा कि चित्र 11.6 में देख सकते हैं, आलू की चालकता का परीक्षण। तो ये एक हमारा टर्मिनल है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो ग्रीन कलर का एक धब्बा बन गया है और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक सुई है। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। तो हमेशा उसने ऑब्जर्व किया कि जो बैटरी के धन टर्मिनल है उसी से जो होता है कि हरा और नीला धब्बा बन रहा है। उन्होंने यह अनुभव किया कि जो यह संयोजन है या खोज है वो अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत का चालन करता है या नहीं। तो जो भी बूझो थे, वो बूझो ने परीक्षण इसलिए किया था, वो यह देखना चाहता था कि आलू जो है कि विद्युत का चालन करता है या नहीं। लेकिन उसने के जब उसकी माँ ने उसे बुला लिया तो उसके दूसरी चीज़ों का खोज हो गया कि जो धन टर्मिनल होते हैं वो हमेशा हर बार जो संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बना लेते हैं। तो उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य चीज़ की खोज कर लेते हैं। उनके महत्वपूर्ण खोज इस प्रकार से हुई। अब हम आगे 11.3 में विद्युत लेपन के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। इसे क्या है, ये विद्युत लेपन है। अब हमसे कह रहा है कि विद्युत लेपन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो विद्युत लेपन के आसानी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर या धातु पर जो किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वो हमारा जैसे कॉपर, एल्युमिनियम या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो वो हमारा जो होता है कि विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो सोने होते हैं, तो कभी कभी चांदी पे सोने की परत चढ़ाई जाती है, तो वो भी हमारा विद्युत लेपन का उदाहरण हो सकता है। कभी कभी आप मार्केट में जाइएगा तो जो सामानें होते हैं लोहे के होते हैं या स्टील की बनी हुई होती है, लेकिन उसे चमकदार बनाने के लिए किसी अन्य धातु का उस पर लेप चढ़ाया रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं। तो आइए इसे भी हम लोग बारी बारी से एक एक लाइन पढ़कर इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्मरण कीजिए, मतलब याद कीजिए। बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार जो परत होती है वो उतर जाती है। इसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो हमें देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी जो सोने की परत होती है वो उतर जाती है। नीचे की चांदी किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। तो इन सारी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जैसे एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है, यही हमारा विद्युत लेपन कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि किसी एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेप कर दी जाती है? तो रासायनिक प्रभाव के कारण। हमने विद्युत का रासायनिक प्रभाव देखा था, तो उसी के कारण उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, विद्युत लेपन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कि विद्युत लेपन जो है कि वो विद्युत का रासायनिक प्रभाव का उदाहरण हो सकेगा। आइए इसे स्वयं करके देखें। अब हम क्रियाकलाप 11.7 को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका सूत्र क्या हो जाता है कॉपर सल्फेट का CuSO4, तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज के तांबे को हम लोग क्या कहते हैं, तो Cu बोलते हैं। ठीक है, तांबे का क्या Cu। प्लेट लीजिए, किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml का मतलब होता है मिलीलीटर, cm का मतलब सेंटीमीटर, आसुत जल लीजिए, माने
हमको डिस्टल वाटर या प्योर वाटर लेना है। क्या बोलते हैं, प्योर वाटर या डिस्टल्ड वाटर। ये जो होते हैं कि ये विदाउट लवण के होते हैं, लवण के बिना जल होते हैं। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट CuSO4 घोल लीजिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4 बोलते हैं। क्या, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए, जैसा कि चित्र 11.7 में हमको दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए 11.7 में विद्युत लेपन दर्शाता सरल पद्धति। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सेल है। ये हमारा जो है कि तांबे की प्लेट है, ये भी हमारा क्या है, तो तांबे की प्लेट है। ये दोनों तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, हमारा सॉल्यूशन है। और इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसे हम लोग समझते हैं। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड, तो हम ये 2 जो हमारे प्लेट हैं यही हमारा क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये भी हमारा इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड है, एक हमारा कैथोड हो जाता है, एक हमारा एनोड हो जाता है। कैथोड पॉजिटिव रहता है, एनोड निगेटिव रहता है। हटाइए, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इनमें से किसी एक से कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है कि संयोजित होती है। अब हम आगे देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो कॉपर सल्फेट जो होते हैं कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाते हैं, माने टूट जाते हैं। जो कॉपर होंगे और सल्फेट होंगे वो क्या होंगे, तो कॉपर और सल्फेट में होंगे, टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो हमारा स्वतंत्र कॉपर होगा वो बैटरी का जो ऋण टर्मिनल होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ऋण टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर संयोजित हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सल्फेट संयोजित हो जाता है। संयोजित और आकर्षित का होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है, और उस पर क्या हो जाएगा, जो स्वतंत्र कॉपर रहेंगे वो बैटरी के ऋण टर्मिनल पर जाकर जो होंगे वो निक्षेपित हो जाते हैं, माने उस पर एक परत बना लेती है, जम जाते हैं। लेकिन विलयन में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड होते हैं वो तांबे की प्लेट से बना होता है, सामान्य मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। और जो प्लेट में जो तांबे मिले रहते हैं वो क्या होते हैं, समान मात्रा में जो कॉपर सल्फेट के जो विलयन होंगे उसमें मिल जाते हैं। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है, और जो प्लेट से इतना कॉपर निकलते हैं और विलयन को बैलेंस कर देते हैं, और जो कॉपर कम हुआ है वो विलयन को पुनः जो होता है कि उतना मिल जाता है और स्थापित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है, और ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाती है। तो जो विद्युत लेपन की प्रक्रिया होती है उसमें एक इलेक्ट्रोड से कॉपर निकलेगा और दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित हो जाती है, और इसका जो बैलेंस होता है वो चलता रहता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया जो होता है विद्युत लेपन कहलाती है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु माने किसी अन्य धातु की परत निक्षेपित करना या चढ़ाना, जो प्रक्रिया होगी चढ़ाने की प्रक्रिया, वो हमारा विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सामान्य उपयोग है या उदाहरण है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र हम 11.8 में देख सकते हैं। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में, जो विलेपित किए जाने वाली धातु होती है उसकी परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं
जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो क्रोमियम भी एक धातु है जिसे हम लोग Cr द्वारा इंडिकेट करते हैं। किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? Cr द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्रोमियम भी हमारा धातु है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता। और जो क्रोमियम होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं और ये संक्षारित नहीं होते, माने इनका क्षय जल्दी नहीं होता। ये जो होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में या वायु से या जो हमारा मॉइस्चर जो होता है, आर्द्रता होती है, उससे ये जल्दी से संक्षारित या केमिकली अटैक से जो रासायनिक होंगे उससे भी माने अधिकांशतः संक्षारित जल्दी नहीं होती है। यह खरोचों का प्रतिरोध करता है और जो इसमें गाड़ी में हमारे स्क्रैच भी आएंगे, खरोचे आएंगे, उसको भी ये रोकता है और कम करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा इसकी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। तो जो हमारा क्रोमियम जो होता है वो बहुत महंगा होता है, तो आर्थिक रूप से दृष्टि से ये व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। इसीलिए इस पर जो धातु होते हैं क्रोमियम, उससे कोई वस्तु को हम लोग नहीं बनाते हैं और इस पर किसी और धातु से बनाते हैं और इस पर सस्ती धातु जो क्रोमियम हमारा होता है उसका हम लोग परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम का उस पर सिर्फ परत चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं या विद्युत लेपन कर देते हैं। आभूषण बनाने वाली जो सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। जो आभूषण बनाने वाले सुनार होते हैं वो सस्ती धातुओं पर जो होते हैं, सस्ती धातु, उस पर क्या करते हैं तो वो क्या चांदी या सोने की जो परत होती है वो चढ़ा देते हैं। ये आभूषण दिखने में जो होंगे वो सोने या चांदी के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। चांदी और सोना के दाम के अपेक्षा जो होंगे वो धातु के दाम क्या होंगे? कम होंगे। खाद्य भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। जो हमारे पास खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए जो हमारे पास तेल आते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि लोहे के ऊपर टीन का क्या रहता है? विद्युत लेपन किया हुआ रहता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, तो जो टीन होते हैं वो लोहे से कम क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने या जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। तो जो लोहे हमारे होते हैं जिसे हम लोग Fe कहते हैं, उनमें जंग लगने और संक्षारित होने की संभावना जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसीलिए उन पर को हम लोहे से बनाते हैं, लेकिन उससे जंग लगने से या संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर हम लोग जिंक का परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन या गैल्वीकरण भी बोले थे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिंकीकरण बोलते हैं या गैल्वीकरण भी उसे हम लोग कहते हैं। तो अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत का चढ़ा दी जाती है, मतलब निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना ही एक मुख्य समस्या है। तो विद्युत लेपन जो कारखानों में हम लोग करते हैं उसके विलयनों का निपटारा करना बहुत ही मुख्य समस्या है। यह बहुत प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हमने किस किस चीज़ों के बारे में सीखा है। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला है, हमने देखा था कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक तथा कुछ हीन चालक होते हैं। हमने देखा था कि जो द्रव होते हैं वो विद्युत के जो होते हैं कि चालक, सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, और कुछ हीन चालक होते हैं जिसे हम लोग कुचालक भी बोले थे। क्या बोले थे? कुचालक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग कंडक्टर बोले थे, कंडक्टर। और इसे हमने क्या बोला था? तो हमने इसे इंसुलेटर कहा था। क्या कहा था? इंसुलेटर बोले थे। हमने देखा था कि जो हमारे धातु होते हैं वो मुख्यतः विद्युत के चालक होते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी हमने देखा था। तो ये जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी जो थे कि वो विद्युत के सुचालक थे।
यहाँ हमने देखा था कि जो हमारा रबर था, प्लास्टिक था, वुड था, लकड़ी, वो हमने देखा था कि ये विद्युत के हीन चालक है। आगे हमने देखा था कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं वो अम्लों, क्षारकों तथा लवणों को विलयन में होते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि जो विद्युत का चालन करने वाले हैं अधिकांश द्रव वो अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। जब हमने आशुद्ध जल को लिया था, प्योर वाटर के लिया था, तो वो देखा था जब हमने क्रियाकलापों में, तो वो विद्युत के हीन चालक थे। तो उनमें जो अशुद्ध जल होते हैं उनमें लवण की मात्रा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत का चालन करेंगे वो अधिकांश द्रव क्या होंगे, अम्ल, क्षारक तथा लवणों के विलयन ही होते हैं। आगे हमने देखा था कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो विद्युत धारा होते हैं किसी चालक द्रव से जब हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं तो उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे ही हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हम किसी द्रव में 2 कार्बन के छड़ को रखकर जब उसे विद्युत धारा को प्रवाहित किए थे तो क्या हो रहा था, तो वहाँ पर देखे थे कि इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले हो जाते थे, इलेक्ट्रोडों पर धातु के जमाव को भी देखा जा सकता है, या जो परिणाम स्वरूप होंगे तो जो सब विलयन होंगे उसका रंग बदल जाता था। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हो रही थी वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रही थी, रासायनिक प्रतिक्रियाएं के कारण हो रही थी। तो वही जो प्रक्रियाएं हो रही थी वही हमारा क्या कहलाता था, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। तो वो किसी एक भी हो सकता है, किसी में ये दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले आ सकते हैं, या उसके साथ साथ क्या होगा, विलयन का रंग भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पर धातु का जमाव भी देखा जा सकता है। तो इसका उदाहरण भी हमने देखा था, विद्युत लेपन जो थे कि वो क्या है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का ही एक उदाहरण है जो मुख्यतः हम लोग कहते हैं। अब हम आगे देखे थे कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं इसे। तो हमने देखा था कि विद्युत धारा के द्वारा क्या करते हैं, तो किसी भी वांछित जो परत होती है उस पर किसी दूसरी धातु की परत को निक्षेपित किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि क्रोमियम की परत जो हमने चढ़ाई थी बड़े बड़े कारों पर, क्योंकि वो इनमें खरोंचें कम आती है। हमने देखा था कि लोहे की परत पर हमने जिंक की परत चढ़ाई थी। जो खाद्य पदार्थ हमारे थे वो बने तो लोहे के होते हैं, तो हमने उस पर टीन की क्या की थी, टीन की परत चढ़ाई थी। तो ये सभी जो परत थी ये सभी विद्युत लेपन में ही आते हैं। और आगे हमने देखा था, तो इस तरह से हमारा अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव समाप्त हो गए। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस अध्याय से रिलेटेड या किसी भी अध्याय में आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अंदर कोई समस्या न रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।